नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। साइकिल का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कोशिशें तेज। रामगोपाल ने जताया महागठबंधन का भरोसा। शीला दीक्षित, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने अखिलेश को दी बधाई। पंजाब में कांग्रेस ने किया 6 और नामों का ऐलान। लांबी से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ेंगे अमरिंदर सिंह। सिद्धू को अमृतसर पूर्व से टिकट। बीजेपी की आखिरी सूची से 2 मंत्रियों की छुट्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। गोवा चुनाव प्रचार में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। 19 जनवरी तक मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने बढ़ाई जीएसटी लागू करने की मियाद। अप्रैल की बजाय 1 जुलाई से होगा लागू। 1.5 करोड़ के ऊपर केंद्र और राज्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी पर सहमति। और आईएमएफ ने घटाया विकास दर का अनुमान। नोटबंदी से 1% गिरावट की आशंका। सरकार ने बढ़ाई एटीएम से निकासी की सीमा। और सबसे पहले चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। चुनाव आयोग ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का नाम और साइकिल चिन्ह अखिलेश यादव का होगा। अपने 42 पेज के आदेश में आयोग ने माना कि अखिलेश गुट ही असली समाजवादी पार्टी है। चुनाव से पहले इसे अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। फैसले के बाद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की उम्मीद जताई है। पहली सीढ़ी हमने वो पार कर ली है। समाजवादी पार्टी अब हमारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने साइकिल का निशान अखिलेश यादव को देने का फैसला सुनाया तो समर्थक जश्न में डूब गए। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई। एएनआई के मुताबिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश ने ट्वीट किया कि साइकिल चलती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। रामगोपाल यादव ने भी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। ये अखिलेश जी ने भी कहा था और मेरी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हुई है, लेकिन ऑल ऑप्शंस आर ओपन। चुनाव के वक्त ये फैसला अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। समर्थक भी मान रहे हैं कि चुनाव चिन्ह पर फैसला हो जाने के बाद अब पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। ये सिर्फ सिंबल की नहीं, समाजवादी पार्टी की 2017 में चुनाव में जीत की सुनिश्चितता है। आप मान लीजिए आज ही जीत हो गई और हम लोग जैसा कि पहले तय किया गया था कि नेताजी के संरक्षण में और माननीय अखिलेश यादव जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएंगे। संख्या बल में तो अखिलेश यादव पहले ही भारी नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह का आवंटन के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि राजनीति के दांव पेच में भी अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को मात दे दी है। इस फैसले को मुलायम सिंह यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आयोग ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गुट की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाला धाड़ा ही असली समाजवादी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक तरफ तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कोई स्प्लिट नहीं हुई और दूसरी तरफ अमर सिंह की चिट्ठी है रिकॉर्ड पे जो कहते हैं कि एक अखिलेश ग्रुप का स्प्लिंटर ग्रुप है। तो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा और इस पे फैसला करना होगा कि किसके पास बहुमत है, भारी बहुमत है। 1 जनवरी को रामगोपाल की ओर से बुलाए गए अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद अखिलेश और मुलायम गुट ने आयोग में चुनाव चिन्ह पर दावा किया। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अखिलेश यादव को बधाई दी। हम बधाई देते हैं अखिलेश जी को और हम अपील करते हैं नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, कि ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है और ये टूट का फायदा लेना चाहते थे लोग
अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अब एक क्षण भी मत देर करें और अखिलेश को, आपकी पार्टी बच गई, अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। जब बारी आई उनकी देने की जवाब, तब वो अपने सिर्फ डब्बल में परिवार के कलह में उलझे हुए थे। तो अब उत्तर प्रदेश को युवराज नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए, जाति और धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं वो लोग नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को विकास देने वाली सरकार चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरबीआई जैसी संस्थाओं को कमजोर बनाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को गरीब विरोधी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि और उनके कामों में विरोधाभास दिखता है। ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नोटबंदी, आरबीआई की स्वायत्तता के मुद्दे पर सरकार की जमकर आलोचना की। पॉलिसी बनाओ तो बंद कमरों में बनाओ, बिना किसी से पूछे बनाओ, 1 मिनट में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। राहुल गांधी ने खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर विवाद मामले में भी प्रधानमंत्री पर तंज कसा। यहां सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहां फहराने के लिए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है, और नरेंद्र मोदी की फोटो आ गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी डराने की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की हर नीति को गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर 1 रैंक 1 पेंशन के मसले पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। एक तरफ जहां वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस अपील का कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ता है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, ऋषिकेश। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आर्य ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। आर्य करीब 40 साल से कांग्रेस में थे। वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। उत्तराखंड में फरवरी में चुनाव होने हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची सोमवार को जारी कर दी। पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लांबी सीट से लड़ने की अमरिंदर सिंह की मांग मान ली है और उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत सीट पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि परगट सिंह को जालंधर कैंट से टिकट दिया गया है। इस तरह कांग्रेस ने पंजाब की कुल 117 में से 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी को 3 सीटों मानसा, लुधियाना पूर्व और अमृतसर दक्षिण पर उम्मीदवारों का ऐलान करना भी बाकी है। पंजाब में नामांकन का कल आखिरी दिन है, जबकि 4 फरवरी को मतदान होना है। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने राज्य में नशाखोरी के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इधर सिद्धू पर पलटवार करते हुए अकाली दल ने उन्हें अवसरवादी करार दिया। जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू सोमवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। खुद को पैदाइशी कांग्रेसी बताते हुए उन्होंने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो सारी पोल जनता के सामने खोलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रिश्तों को लेकर सिद्धू ने कहा कि राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं। 2 देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं टेबल के ऊपर, तो हमारे नहीं सुधर सकते क्या? अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते भाई? सिद्धू ने पंजाब की बदहाली के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्य में ड्रग्स की समस्या और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने कहा कि राज्य में नशाखोरी की समस्या राजनेताओं की वजह से है। ये क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन, पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है और ड्रग पेडलर इनका नेक्सस है। सिद्धू के आरोपों का जल्द ही अकाली दल की तरफ से जवाब आ गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिद्धू को अवसरवादी नेता करार दिया। वो कांग्रेस के हाथ में
बिक चुके हैं उन्हें, और कांग्रेस समझती है कि अकाली दल पार्टी है या बीजेपी मिलके हमारे कहीं पांव नहीं लगते, इसलिए इनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाओ। कौन नशा कौन करते थे, ये बदनाम, पंजाब को बदनाम करते। लंबे इंतजार और कई दौर की बातचीत के बाद नवजोत सिद्धू आखिरकार रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। सिद्धू जमकर कांग्रेस की पिच पर खेलने को तो तैयार हैं, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी ये चुनाव परिणाम ही तय करेगा। सिद्धू की लच्छेदार भाषा भीड़ तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वो इस भीड़ को कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे अपने 6 उम्मीदवार भी सोमवार को घोषित कर दिए। पंजाब में जिन 6 लोगों के नामों की घोषणा की गई है उनमें अमृतसर उत्तर से अनिल जोशी, जालंधर सेंट्रल से मनोरंजन कालिया और आनंदपुर साहिब से परमिंदर शर्मा का नाम भी शामिल है। मौजूदा 2 मंत्रियों मदन मोहन मित्तल और चुन्नी लाल भगत को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी पर उसके सहयोगी अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए जारी पहली सूची में 149 उम्मीदवारों के नाम हैं। चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने सरधना से संगीत सोम को टिकट दिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मथुरा से श्रीकांत शर्मा को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अमरोहा के नौगांव सादात सीट से चेतन चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं और उनके परिजनों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। कुछ और अहम खबरें। आरबीआई ने लोगों को राहत देते हुए एटीएम से कैश निकासी की सीमा बढ़ा दी है। अब एक दिन में 4,500 रुपए की जगह 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। हालांकि बचत खाते पर एक हफ्ते में 24,000 रुपए की निकासी सीमा जारी रहेगी। इसके अलावा चालू खाते से एक हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। नोटबंदी के बाद एटीएम से नकदी निकासी की सीमा 2,500 रुपए तय की गई है। इसे बाद में बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया था। सरकार ने जीएसटी लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब वस्तु और सेवा कर 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। जीएसटी परिषद की कल हुई बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर गतिरोध सुलझ गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर का 90% टैक्स असेसमेंट का अधिकार राज्यों के पास होगा। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर में केंद्र और राज्य सरकारों की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत थे। There was a broad view that the 1st of July appears to be more realistic, since it's a transactional tax. It can be introduced at any time. Also, they felt that the industry and trade will have to be given some adequate notice. Finally, it was 90% below 1.5 will remain with the state. Only 10% the center will do only in services, not in goods. I dissented. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर थोक महंगाई दर पर पड़ा है। थोक महंगाई दर में 3 महीने से गिरावट का सिलसिला थम गया है। दिसंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 3.39% हो गई। नवंबर में यह आंकड़ा 3.15% था। थोक महंगाई में इजाफे की मुख्य वजह विनिर्माण सामानों के दाम बढ़ना है। हालांकि इस दौरान खाने पीने के सामानों की कीमत कम हुई है। दिसंबर में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 1.54% से घटकर
-0.7% रही है। अगस्त 2015 के बाद खाने पीने की चीजों की महंगाई दर नेगेटिव में आई है। सब्जियों के दाम बीते साल दिसंबर की तुलना में 33.11% घट गए। प्याज की कीमत में सालाना आधार पर 37.20% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान थोक में मोटे अनाज, चावल, गेहूं, दालें और आलू महंगे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की विकास दर में 1% की गिरावट का अनुमान जताया है। कोष ने नोटबंदी के चलते पहले के अनुमान 7.6% को घटाकर 6.6% होने की बात कही है। IMF ने जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि नोटबंदी के चलते नकदी की कमी, भुगतान में रुकावट और खपत में अस्थायी कमी की भारत की विकास दर में असर पड़ेगा। इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में भी 0.4% की कमी की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.1% और अगले साल 3.6% के विकास का अनुमान जताया गया है। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके उन आरोपों को खारिज किया जिनमें दावा किया गया है कि रोज वैली घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीआई को कोई चिट्ठी लिखी है। पीएमओ ने इसे लेकर कुछ अखबारों में प्रकाशित चिट्ठी को पूरी तरह फर्जी करार दिया। रोज वैली घोटाला मामले में 2 टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पॉल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है। 22 साल की महिला ने अविकसित भ्रूण की वजह से इसकी इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद गर्भपात का आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जीवित रहने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उसका सिर विकसित नहीं हुआ है। इसे गर्भ जारी रहने पर महिला की जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि गर्भपात को डॉक्टरों की एक टीम अंजाम देगी और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। If a parent, especially the mother, says that I do not want to have a child that's, physically or mentally very damaged as a fetus itself, then I think it's better to allow them to abort the. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में 20 हफ्ते के बाद गर्भपात का प्रावधान नहीं है। ऐसा करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि मां या बच्चे को खतरा हो तो गर्भपात किया जा सकता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में गर्भपात की इजाजत दी है। महिला ने याचिका में कहा था कि 21 हफ्ते पर टेस्ट कराने पर उसे अविकसित भ्रूण का पता चला। इसके बाद उसने गर्भपात की इजाजत मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर ना लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को फटकार लगाई और नोटिस का जवाब नहीं देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के परिवहन सचिवों को मौजूद रहने को कहा। इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। इस बारे में सुरक्षा फाउंडेशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के मसले पर सरकार और ट्राई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भी नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर 15 करोड़ यूजर्स हैं। ऐसे में उन्हें दी जा रही सर्विस को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तौर पर देखा जाना चाहिए। बेंच ने सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से मदद देने के लिए भी कहा है।
2014 में फेसबुक के एक्वायर्ड करने के बाद व्हाट्सएप ने पिछले साल अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था। इसमें तय किया गया था कि व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक पर शेयर किया जाएगा। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग के दूसरे सालाना सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। कूटनीतिक चुनौतियों और साइबर सुरक्षा से जुड़े सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन में 65 देशों के 250 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश विदेश की जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। सम्मेलन 19 जनवरी तक चलेगा। बात मौसम की करते हैं। पहाड़ों से लेकर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और धुंध से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोहरे के चलते 27 ट्रेनें देर से चल रही हैं, जबकि 3 को रद्द करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से घाटी का संपर्क जम्मू से कट गया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम है। वहीं बारामूला बनिहाल रेलखंड पर भी रेल यातायात बाधित है। गुलमर्ग में करीब 2 फुट बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर में 7.2 सेंटीमीटर बर्फबारी के बाद पारा गिरकर -2.3 डिग्री पहुंच गया है। लेह में पारा -11 डिग्री तक पहुंच गया। डल झील समेत राज्य की दूसरी कई और झीलें जम चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से कश्मीर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं भी बाधित हुई हैं। मैंने इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं देखी कभी। इसमें यह है कि बिजली पानी की जो है बहुत दिक्कत आ रही है, पेड़ गिर रहे हैं, रास्ते ब्लॉक है। बाकी बर्फ़ तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस के लिए भी अच्छी बात है, टूरिस्ट आ रहे हैं, इसमें हमारा काम भी बढ़ता है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी जारी है। ताज़ा बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया गया। हिमपात की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम को मौसम हल्का फुल्का लग रहा था, लेकिन रात को थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई और उसके बाद ऐसी स्टार्टिंग हुई कि अब रुक ही नहीं रही है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी ने उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड ने लोगों को घरों में रहने को ही मजबूर कर दिया है। बारिश की वजह से ताप रहा हूँ। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटे में फिर से बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में फिलहाल ठंड से निजात मिलने की उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एनएन वोहरा की अगुवाई में कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली में हुई इस बैठक में यह भी तय किया गया कि इस साल यात्रा 48 दिन के बजाय 40 दिन की होगी और ये 7 अगस्त को खत्म होगी। बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के मद्देनजर भी बैठक में चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से डकैती के मामले में सजा पाए भारतीय नागरिक की जानकारी देने को कहा है। 32 साल के मंसूर हुसैन को सऊदी अरब की एक अदालत ने 1 साल कैद और 300 करोड़ की सजा सुनाई है, जिसे लेकर उनके परिजनों ने विदेश मंत्री से अपील की थी। विदेश मंत्री ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। परिजनों के मुताबिक पिछले साल अगस्त में बैंक में पैसा जमा कराते वक्त उन्हें डकैती का आरोप लगाकर हिरासत में लिया गया था। चीन ने भारत के एनएसजी की सदस्यता के मुद्दे पर फिर तल्खी दिखाई है। चीन ने कहा कि भारत के लिए ओबामा प्रशासन को यह विदाई तोहफे के रूप में नहीं दी जा सकती है। यह बयान ओबामा प्रशासन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि चीन भारत की सदस्यता को रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक एनएसजी में भारत की सदस्यता और उसके एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए जाने से ये जुड़ी है और इस मामले में स्थिति साफ कर दी गई है। बांग्लादेश की एक अदालत में नारायणगंज हत्याकांड मामले में 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। नारायणगंज के पूर्व पार्षद नूर हुसैन और बांग्लादेश की सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक सईद भी इन 26 लोगों में शामिल हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। इस मामले में नारायणगंज की जिला अदालत ने 9 और दोषियों को भी सजा सुनाई है। 2014 के नारायणगंज हत्याकांड मामले में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का 47वां वार्षिक सम्मेलन कल स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गया। हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत आज होगी। सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से अलग अलग कंपनियों के 100 प्रतिनिधियों का दल दावोस पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण
सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल शुरुआती सत्र में सभी तरह की संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा कम होने पर चिंता जताई गई और सरकारों को ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने पर जोर दिया गया। मेक्सिको के किंटाना रू राज्य में एक संगीत समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें कनाडा के 2, इटली और कोलंबिया का एक नागरिक शामिल है। गोलीबारी की घटना ब्लू पैरेट क्लब में बीपीएम म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक क्लब के भीतर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। बात खास शख्सियत की करेंगे। महल, पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसे सफल फिल्मों के निर्देशक और निर्माता कमाल अमरोही की आज जयंती है। साथ ही कमाल साहब बेहतरीन गीतकार, पटकथा और संवाद लेखक भी थे। संगीत और कलात्मकता उनकी फिल्मों की जान होती थी। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म मुगल आजम और पाकीज़ा के ये यादगार डायलॉग कमाल अमरोही की कलम से निकले थे। उन्होंने बेहद चुनिंदा फिल्में की, लेकिन जो किया पूरी तबीयत और जुनून के साथ। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे कमाल साहब की पहली सुपरहिट फिल्म पुकार थी। फिल्म महल के जरिए कमाल अमरोही ने निर्देशन में कदम रखा। कमालिस्तान स्टूडियो की फिल्म पाकीज़ा उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी। रज़िया सुल्तान फिल्म के जरिए उन्होंने अपने निर्देशन का एक बार फिर लोहा मनवाया। तुम्हारी खातिर हम आसमां पर एक और दुनिया सजा रहे हैं। अपने कमाल से दर्शकों को बांध देने वाली यह अजीम शख्सियत 11 फरवरी 1993 को दुनिया को अलविदा कह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। साइकिल का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कोशिशें तेज। रामगोपाल ने जताया महागठबंधन का भरोसा। शीला दीक्षित, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने अखिलेश यादव को दी बधाई। पंजाब में कांग्रेस ने किया 6 और नामों का ऐलान। लांबी से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ेंगे अमरिंदर सिंह। सिद्धू को अमृतसर पूर्व से टिकट। बीजेपी की आखिरी सूची से 2 मंत्रियों की छुट्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। गोवा चुनाव प्रचार में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। 19 जनवरी तक मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने बढ़ाई जीएसटी लागू करने की मियाद। अप्रैल की बजाय 1 जुलाई से होगा लागू। 1.5 करोड़ के ऊपर केंद्र और राज्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी पर सहमति। आईएमएफ ने घटाया विकास दर का अनुमान। नोटबंदी से 1% गिरावट की आशंका। सरकार ने बढ़ाई एटीएम से निकासी की सीमा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।